हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, स्वागत है आपका नए चैप्टर में, चैप्टर 4 एंड 6। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, तो ये दोनों शेयर कैपिटल और उससे रिलेटेड ही सारे टॉपिक्स हैं, इसीलिए मैं इसको क्लब करके आपको एक साथ पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब हम ये जो पढ़ रहे हैं ये दो चैप्टर्स हैं और काफ़ी लेंदी है, वन ऑफ द लेंदीएस्ट चैप्टर आपका यही है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि सर स्लो तो नहीं पढ़ा रहे, स्लो नहीं पढ़ा रहे, चैप्टर ही बहुत लेंदी है। और जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पहले भी, जो ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी चैप्टर रह चुका है, ये सबसे मेन चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो वेटेज इसका काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब इसमें पहले एज यूजुअल विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। ठीक है, इसमें काफ़ी कंपनी लॉ का पार्ट आएगा, कंपनी लॉ के प्रोविजंस कंसेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप साइड बाय साइड कंपनी लॉ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, या बहुत जल्दी पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आप तक ट्रांसफ़र कर दूंगा। जो भी मुझे पता है, जो मुझे लगेगा कि अकाउंट सब्जेक्ट में जितना लॉ बताना चाहिए मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम एक कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे वो ओपन था सबके हिसाब से, कोई भी बिजनेस हो तो वो कैसे चलता है, वो कैसे प्रॉफिट लॉस निकालता है। ठीक है, ये ओवरऑल बिजनेस के एंगल से था। तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, जो आप एसबीईसी में भी पढ़ोगे, सेटिंग अप वाले सब्जेक्ट में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो अब यहां से जो डायरेक्शन बदल रहा है वो है कंपनी, क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो। आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो तो आपका पूरा जो एक्सपर्टीज है वो कंपनी में रहने वाला है। तो अकाउंट्स भी जो आप पढ़ने वाले हो सर वो कंपनी का ही पढ़ोगे, इसीलिए हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि कॉर्पोरेट्स की अकाउंटिंग आप करने वाले हो, यानी कंपनी की अकाउंटिंग आप सीखने वाले हो। कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, सब कंपनी के बारे में अब यहां से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब सब कंपनी के बारे में आने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ कंपनी। ठीक है, तो कंपनी क्या है सर, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ठीक है, जिसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, तो जो उसके ओनर्स हैं वो अलग होते हैं और जो कंपनी है वो अपने आप में एक सेपरेट पर्सन है। ये सबसे बड़ा फीचर होता है कंपनी का। ठीक है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल है, ऑन पेपर एक कंपनी है, वो कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। ठीक है, वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है इन द आईज ऑफ लॉ। उसको एक सेपरेट स्टेटस दिया गया है, सेपरेट आइडेंटिटी है, वो अपने नाम पे खुद ट्रांजैक्शंस कर सकती है कंपनी, अपने नाम पे एसेट्स ले सकती है, अपने नाम पे लोन ले सकती है, किसी पे केस फाइल कर सकती है, कोई कंपनी पे भी केस फाइल कर सकता है। ठीक है, तो जो भी चीजें एक पर्सन कर सकता है वो सब कंपनी को भी सारे राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए। ठीक है, तो कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अब कंपनी चलाता कौन है, कंपनी चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। बाकी जो ट्रेडिशनल जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, ये जितने भी आप स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे इसमें एक फीचर होता था कि जो ओनर है वो ही बिजनेस चलाते हैं, जो ओनर है वो ही बिजनेस चलाते हैं ट्रेडिशनल वाले टाइप ऑफ बिजनेस में, जो छोटे लेवल पे बिजनेस होते हैं। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी क्योंकि सेपरेट पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको चलाता कोई और है। तो शेयर होल्डर्स एक होते हैं। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, जो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, शेयर होल्डर जो शेयर होल्ड करते हैं। और शेयर ओनरशिप जिनके पास होती है, जो ओनर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, जो एज अ ओनर जुड़ना चाहते हैं, उनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो शेयर्स हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, सिक्योरिटी का नाम है, सिक्योरिटी भी आप पढ़ोगे धीरे धीरे क्या होता है। तो शेयर्स जो होल्ड करते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स, और वो होते हैं ओनर्स। जो भी बड़े डिसीजंस होते हैं
वो शेयर होल्डर्स ही लेते हैं। पर जो डे टू डे मैनेजमेंट है, जो डे टू डे छोटे छोटे आपको डेली बेसिस पे डिसीजंस लेने होते हैं, परचेज के, सेल के, मैन्युफैक्चरिंग के, फैक्ट्री के, एम्प्लॉइज के, ये जो डे टू डे मैनेजमेंट है ये सेपरेट होती है, ये दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक टीम रखी जाती है जिनको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हो, और डे टू डे मैनेजमेंट इनको दे दिया जाता है। और जो भी बड़े डिसीजंस होते हैं, कैपिटल रेज करना, ठीक है, मार्केट से पैसा उठाना, लोन लेना, लोन रीपे करना, या जो भी बड़े इवेंट्स होते हैं, किसी और कंपनी को खरीदना, किसी और कंपनी के साथ मर्ज होना, नया प्रोडक्ट स्टार्ट करना, कोई प्रोडक्ट को बंद करना, कोई नया ब्रांच खोलना, कोई ब्रांच बंद करना, ठीक है, जो एक बिजनेस में जो भी बड़े इवेंट्स होते हैं इनका डिसीजन शेयर होल्डर्स ही लेते हैं, ठीक है। बस जो डे टू डे वाले हैं, जो रिपीटेटिव डे टू डे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होते हैं, जो डे टू डे आप रोज काम करते हो, जो प्रोडक्ट आप रोज डील करते हो, उनसे जो डे टू डे रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो थोड़ा सा चालू करते हैं अभी। तो कंपनी क्या है भाई? आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, सेपरेट लीगल स्टेटस है उसको इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। फिर है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? बिजनेस को चलाना, बिजनेस को चलाने को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट, ठीक है। तो ओनर्स कौन होते हैं इसमें? ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और जो मैनेजमेंट है, जो मैनेज करते हैं, वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। फिर आप बड़ा फीचर क्या पढ़ते हो कंपनी का? लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। नॉर्मली लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ओनर्स की, जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। शेयर होल्डर्स के जो पर्सनल एसेट्स होते हैं उनको हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। वो कब लगाते हैं? जब आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, इसमें नॉर्मली क्या होता है ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। बिजनेस का कोई लाइबिलिटी है, आप चुका नहीं पा रहे हो, बिजनेस के पैसों से बिजनेस की लाइबिलिटी अगर आप नहीं चुका पा रहे हो, तो आपके घर के जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी बेच के पैसा रिकवर किया जा सकता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। जितना पैसा कंपनी के पास है उतने ही से ही आप रिकवर कर सकते हो। कंपनी के एसेट खत्म तो लाइबिलिटी भी खत्म, ठीक है, मतलब वो माफ हो जाती है। उसको कहते हैं आप इंसॉल्वेंसी, उसको आप क्या कहते हो? इंसॉल्वेंसी। जब कोई भी पर्सन अपना लाइबिलिटी चुका नहीं पाता तो उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। तो पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आती है, शेयर होल्डर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं वो बेच के यहां पे पैसा रिकवर नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलो, तो ये नॉर्मल रूल है, ये नॉर्मल रूल है, इसके एक्सेप्शंस आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे, ठीक है, मैं सब जनरल बातें बता रहा हूं। क्लियर है? लिमिटेड लाइबिलिटी। फिर आप पढ़ोगे भाई कॉमन सील, ठीक है, कि सिग्नेचर मतलब जो होता है, क्योंकि ये नेचुरल पर्सन नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल पर्सन नहीं है तो इसका एक कॉमन सील होता है और इसके बिहाफ पे डायरेक्टर्स वगैरह सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन जो भी होता है, एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें जब भी साइन करने की बारी आएगी कंपनी की, तो कंपनी खुद तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, तो उसके बिहाफ पे डायरेक्टर्स साइन करते हैं और कॉमन सील लगा देते हैं कि कंपनी के बिहाफ पे सिग्नेचर की गई है, ये उससे समझ में आता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये सब है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। अकाउंट्स में कितना बताना वो ही समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो एसेट्स ओन कर सकते हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज भी ओव कर सकते हैं, ठीक है, लीगल केसेस भी फाइल कर सकते हैं, आपके खिलाफ भी लीगल केस फाइल हो सकता है, ठीक है। शू एंड बी शूड ऐसा कहते हैं लॉ में, केस शू करना मतलब केस फाइल करना, तो लीगल केस आप किसी और पे भी फाइल कर सकते हो, वो लोग भी आपके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स नॉर्मली होते हैं, ठीक है। जो भी साइंस के बच्चे हैं, अभी तक लॉ नहीं पढ़े हैं, आप सब लिखते जाना, ठीक है। मैं इसलिए सारी बातें बता रहा हूँ ताकि कोई भी एक पर्सन छूट ना जाए जिसको ऐसा ना लगे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो
लिखते जाओ। चलो मैं स्क्रीन देते जाता हूं और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलो पॉज करो, लिखो, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो गए फीचर्स। अब जो मैंने बताया कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं, और जो डे टू डे मैनेजमेंट देखते हैं उनको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो शेयर्स होल्ड करते हैं। अब ये शेयर्स क्या होता है? शेयर इज द शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, कि जो भी कैपिटल हम लगाते हैं, ओनर जो भी बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। प्रोप्राइटरशिप या जो भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, हमने पढ़ा है कैपिटल कहते हैं। तो यहां भी कैपिटल ही कहते हैं, क्योंकि यहां जो जिन लोगों से आप पैसा ले रहे हो, क्योंकि कंपनी तो खुद कुछ है ही नहीं ना, कंपनी कोई पर्सन थोड़ी है जो अपने जेब से पैसा लगाएगी, तो उसके बिहाफ पे कोई और ही पैसा लगाएगा। आउटसाइडर्स जो होते हैं वो एज अ शेयर होल्डर, एज अ ओनर पैसा लगाते हैं। और ये जो लोग हैं, ये कोई एक पर्सन नॉर्मली नहीं रहता, बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं। तो आप एक 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 एक, एक इंसान का नाम यहाँ पे नोट डाउन नहीं कर सकते हो, तो आप एक कॉमन अकाउंट बनाते हो और उसको नाम दिया जाता है शेयर कैपिटल। मतलब कैपिटल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स, कैपिटल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो ओनर का पैसा है, ओनर का पैसा जो बिजनेस में लगा है और जो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? शेयर्स के फॉर्म में। क्लियर है? तो शेयर्स अगर आप ओन कर रहे हो, आपने शेयर्स के लिए पैसे दिए हैं, तो आप एक ओनर हो, आप शेयर होल्डर हो, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है। और डिसीजन मेकिंग पावर को क्या कहते हैं? वोटिंग राइट्स। वोटिंग पावर, वोटिंग राइट्स कहते हैं कि जब भी मीटिंग होगी, अब शेयर होल्डर कोई एक पर्सन तो है नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई एक पर्सन तो है नहीं, ये एक पूरी टीम होती है, ये बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब ये कोई चीज डिसाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? मीटिंग करके, मीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप शेयर होल्डर्स की मीटिंग पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ोगे कंपनी लॉ में, तो उसको जनरल मीटिंग कहते हैं। शेयर होल्डर्स की मीटिंग को क्या कहते हैं? जनरल मीटिंग। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को क्या कहते हैं? बोर्ड मीटिंग्स। तो ऐसे दो टाइप की मीटिंग्स होते हैं जिसमें आप डे टू डे अपने जो भी डिसीजन आप लेते हो, आप वो मीटिंग करके डिसाइड करते हो। और मीटिंग में होती है वोटिंग। वोटिंग से डिसाइड होता है कि भाई कोई चीज करनी है या नहीं करनी है। उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है मेजोरिटी, कि भाई कोई चीज के लिए लोग हां बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, तो मेजोरिटी विंस, ठीक है। तो एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जिसमें सिंपल मेजोरिटी चलती है, 50%, मतलब मोर देन 50% वोट्स आपको चाहिए होते हैं। उसको टेक्निकली क्या कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो वो है, तो सिंपल मेजोरिटी वाले जो डिसीजंस हैं वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास होते हैं। तो अगर वोट्स इन फेवर, वही टेक्निकल क्या कहते हैं बता ही देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा सर को आता ही नहीं है सर को पता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं टेक्निकल जितना कम यूज करूं उतना अच्छा है, क्योंकि फिर उसको समझाने के लिए और फिर समझाना पड़ेगा, वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्योंकि मैं कंपनी लॉ ऑलरेडी 5 सालों से पढ़ा चुका हूं, तो मैं तो कब कंपनी लॉ में घुस जाऊंगा, कब आपको ये सब्जेक्ट कंपनी लॉ लगने लग जाएगा, बोल नहीं सकते, ठीक है। तो ज्ञान बहुत ज्यादा है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो ध्यान देना, ठीक है। तो उसको कहते हैं वोट्स इन फेवर शुड बी मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट, कि जितने भी वोट्स फेवर में हैं कि ये काम करना चाहिए, जो यस बोल रहे हैं, वो ज्यादा होने चाहिए एज अगेंस्ट टू जो अगेंस्ट में है, ठीक है। जितने लोग ना बोल रहे हैं उससे ज्यादा वोट्स हाँ के लिए होने चाहिए, तो उसको कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। फिर कुछ जो बहुत बड़े डिसीजन होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े, बहुत क्रूशल, बहुत बड़े डिसीजन होते हैं, उनमें लगता है स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसमें 3 टाइम्स मेजोरिटी लगती है, कि जितने लोग अगेंस्ट हैं उनसे 3 टाइम्स ज्यादा लोग हां बोलने चाहिए, तभी वो आप काम कर पाओगे। तो ऐसे स्ट्रिक्ट रेजोल्यूशंस भी होते हैं जो बहुत बड़े डिसीजंस होते हैं। उनमें कंपनी जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ होता है कि कहां ऑर्डिनरी लगता है, कहां स्पेशल लगता है, ठीक है। सब लॉ के तहत ये ड्रिवन होता है, जो गवर्नमेंट ने जो लॉ पास किया है, जो एक्ट पास किया है, उसी में सब कुछ लिखा है, वही सब चीजें फॉलो होती है, ठीक है।
तो ये हो गया शेयर होल्डर्स। तो ये क्या करते हैं, शेयर्स ओन करते हैं। अब शेयर्स होते हैं दो टाइप के, ठीक है, एक है आपका इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस, ठीक है, दो ही टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स नाम में ही मीनिंग है प्रेफरेंस, उनको प्रेफरेंस दिया गया है। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी, प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी, उनको प्रायोरिटी दी गई है। दो टाइप की प्रायोरिटीज प्रेफरेंस शेयर्स को दी जाती हैं। पहला होता है डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड क्या होता है कि जो भी कंपनी कमा रही है वो अपने ओनर्स में बांटेगी। कमाई किसकी होती है भाई, ओनर्स की होती है ना। तो जितनी कमाई कंपनी कर रही है, जब वो उसका कुछ पार्ट एक्चुअली पे करती है, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करती है ओनर्स में, उस डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट को कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड ओनर्स को मिलता है। ओनर्स दो टाइप के होते हैं, इक्विटी जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी शेयर होल्डर्स हैं, वो भी तो शेयर होल्डर्स ही है ना, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी शेयर होल्डर्स ही हैं। तो शेयर होल्डर आपके ओनर होते हैं, ठीक है। तो दोनों को डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको डिविडेंड में प्रायोरिटी मिलती है, डिविडेंड में प्रायोरिटी मिलती है का क्या मतलब है कि मुझे इक्विटी वालों को भी डिविडेंड देना है, मुझे प्रेफरेंस वालों को भी देना है, दोनों में से पहले किसको दूं? तो जिसको आप पहले दे रहे हो मतलब आप उसको प्रेफरेंस दे रहे हो, उसको आप प्रायोरिटी दे रहे हो, क्लियर है। तो दोनों में जब आप डिविडेंड बांटते हो तो पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हो, सीक्वेंसिंग में आप पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हो, इसी को कहते हैं प्रायोरिटी, ठीक है। तो डिविडेंड में डिविडेंड रिसीव्ड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले इनको डिविडेंड मिलता है, ये उनको प्रायोरिटी दी गई है। और फिर है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कि ये एक कैपिटल है, ठीक है, मतलब ये कंपनी बंद होते समय लौटाया जाएगा। कोई भी कैपिटल है, ओनर का जो पैसा होता है वो बिजनेस बंद करने के वक्त मिलता है वापस। तो जब भी हम ये वापस करेंगे फिर सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम होगी कि पहले मैं प्रेफरेंस वालों को वापस करूं या पहले मैं इक्विटी वालों को वापस करूं, क्योंकि दोनों ओनर्स हैं। तो उसमें भी प्रायोरिटी किसको दी गई है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो ये दो प्रायोरिटीज दी जाती हैं, इसीलिए उनका नाम रखा गया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो डिविडेंड पहले इनको मिलता है और जब भी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा वो भी इक्विटी के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाया जाएगा। तो ऐसे शेयर्स जिनको ये दो प्रायोरिटीज आपने दी हैं उनको कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। और फिर जो बचे हुए शेयर्स हैं जिनको कोई प्रेफरेंस नहीं है, ना उनको डिविडेंड पहले मिलता है, ना उनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले मिलता है, सब बाद में मिलता है, सब आखिरी में मिलता है, बचा तो मिलता है, तो उन टाइप के शेयर्स को कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो वो इक्विटी शेयर्स हैं, इनको कोई प्रेफरेंस नहीं है, नो प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंस है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है, कैटेगरीज इन्हीं के हिसाब से बनाई गई हैं। दो प्रेफरेंसेस हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दो प्रेफरेंसेस नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, ऐसे दो टाइप के शेयर्स हैं। तो अब आ जाओ हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, फटाफट पढ़ते भी जाते हैं ताकि आपको लगे कि सर सिलेबस कंप्लीट भी करवाएंगे, ठीक है। चलो चैप्टर 4 एंड 6 लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है, कि सर ये शेयर क्या है, ये शेयर क्या है, ये शेयर अ शेयर में बी अंडरस्टूड टू बी एन एज एन इंडिविजुअल पार्ट, ठीक है, एक टुकड़ा, एक पार्ट, एक शेयर का शेयर कैपिटल का, जो पूरा कंपनी का शेयर कैपिटल है उसका एक पार्ट जो होता है, माइन्यूटेस्ट स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट, उसको कहते हैं शेयर, ठीक है। तो इंडिविजुअल पार्ट और अ सिंगुलर यूनिट, यानी सिंगल यूनिट, जो माइन्यूटेस्ट पार्ट है, जो वन यूनिट जैसे आप कहते हो, मतलब उसको कहते हैं टेक्निकली लॉ में कहते हैं इनडिविजिबल यूनिट, जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते, जो माइन्यूटेस्ट पार्ट है उसको कहते हैं शेयर, ठीक है, सिंगुलर यूनिट इनटू विच द टोटल शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड, ठीक है, तो उसको आप कहते हो शेयर। शेयर्स आर यूज्ड टू रेज द कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो जब भी आपको कैपिटल रेज करना है, मतलब जब आपको पैसा रेज करना है, ओनर वाला जो पैसा है, जो ओनरशिप का पैसा है, वो जब भी आपको रेज करना है पब्लिक से आता है वो, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो जनता से जब आप पैसा रेज करोगे फॉर शेयर्स, ठीक है, तो उसको तब ये शेयर्स मतलब दिए जाते हैं। ओनरशिप का पैसा जब भी आप मांगते हो
ओनरशिप के जब आप राइट्स देते हो और उसके बदले में पैसा लेते हो तो उनको आप शेयर्स देते हो और उनको फिर आप शेयर होल्डर्स कहते हो, ठीक है। शेयर्स आर यूज्ड टू रेज द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड ईच शेयर्स कंस्टिट्यूट अ यूनिट ऑफ ओनरशिप, कि आप भी एक ओनर हो, आप भी एक यूनिट होल्ड करते हो, ऐसा उसका मतलब है। विच इज ऑफर्ड फॉर सेल। अ शेयर रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, वो एक पार्ट है, एक माइन्यूटेस्ट पार्ट है, आप भी ओनर हो ऐसा माना जाएगा। टेक्निकली उसको कहते हैं, डेफिनेशन जो टेक्निकल है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, शेयर मींस अ शेयर, शेयर मतलब ये इंग्लिश वाला शेयर, शेयर मतलब एक पार्ट, ठीक है, ये इंग्लिश वाला शेयर है, एक टुकड़ा, मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट्स स्टॉक। अब ये एक नया कंसेप्ट है, ठीक है। स्टॉक का मतलब होता है बंडल, ठीक है, बंडलिंग होती है कि जब, अब ये थोड़ा आगे का पार्ट है कि आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट, ठीक है, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, तो एक मार्केट्स होते हैं जहां पे शेयर्स को खरीदा बेचा जा सकता है, मार्केट्स होते हैं जहां पे शेयर्स को खरीदा बेचा जा सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके शेयर भी वहां खरीदे बेचे जाएं, जो आप सिक्योरिटीज लॉ में पढ़ने वाले हो, ठीक है, आई होप आप मेरे वीडियो लेक्चर्स बाय करोगे, मैं सिक्योरिटीज लॉ भी पढ़ाने वाला हूं जो मॉड्यूल 2 में आता है, क्लियर है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर आप चाहते हो कि वो मार्केट में, वो स्टॉक एक्सचेंज में, वो स्टॉक मार्केट में आपके शेयर की भी डीलिंग हो, आपके शेयर भी लोग खरीद बेच पाए, तो वहां आपको लिस्टिंग करनी होती है, वहां आपको लिस्टिंग करनी होती है। और जो भी कंपनीज अपने आप को लिस्ट करती हैं ताकि उनके शेयर्स की ट्रेडिंग हो पाए, खरीद बेच हो पाए, परचेज सेल हो पाए, तो उनको कहते हैं लिस्टेड कंपनी। तो जो लिस्टेड कंपनी होती है उनकी स्टॉक मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। अब ट्रेडिंग पर्पस के लिए एक मिनिमम लॉट साइज होती है, एक एक शेयर खरीद बेच नहीं सकते हैं, ठीक है, चिल्लर वाला काम नहीं है। तो एक बंडल, एक लॉट साइज डिसाइड होती है। एग्जाम्पल लेते हैं 100 शेयर्स, कि 100 शेयर का अगर लॉट साइज है, मतलब एक साथ 100 शेयर ही स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदे या बेचे जा सकते हैं। तो हम एक एक शेयर को, 100 शेयर्स को बंडल करके एक लॉट बनाते हैं और उस लॉट को कहते हैं स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक क्या है? बंडल ऑफ शेयर्स, जो काई के लिए बनाया जाता है? ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग ऑन स्टॉक मार्केट, इसलिए उसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, शेयर मार्केट नहीं कहते। शेयर मार्केट बहुत पुराना नाम है उसका। अब अभी क्या ट्रेड होता है उसमें? स्टॉक ट्रेड होता है, एक बंडल ट्रेड होता है। तो शेयर्स को पहले बंडलिंग करके आपको एक स्टॉक बनाना होता है, फिर वो स्टॉक आप बाय सेल कर सकते हो, क्लियर है। तो इतना काफी है बेसिक्स, आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल दिया, देखो, फॉर एग्जाम्पल कंपनी एबीसी हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीज, ठीक है, 50 लाख रुपए का कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। 5 लाख शेयर्स हैं और वो एक शेयर 10 रुपए का है, तो ये 10 रुपए को आप कहते हो फेस वैल्यू। इसके और भी नाम है, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, बहुत सारे नाम है। अब ये क्या होता है? अब ये ऐसी वैल्यू है जो शेयर पे लिखी हुई है। जो शेयर होता है, शेयर इज डिनोमिनेटेड बाय शेयर सर्टिफिकेट, बरोबर। शेयर मतलब एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है जो पहले फिजिकल फॉर्म में होता था, आज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ठीक है, पर एक सर्टिफिकेट होता है। तो शेयर मींस शेयर सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट होता है। जैसे आपने एफडी देखी होगी, फिक्स डिपॉजिट आप बनाते हो, एफडी क्या है? सर्टिफिकेट है, समझ रहे हो, वो भी एक सर्टिफिकेट होता है। तो सब एक प्रॉपर उसका पेपर सिक्योरिटी होती है। तो शेयर, उस पर एक वैल्यू लिखी होती है, उस वैल्यू को आप कहते हो फेस वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या होता है लॉ के सेंस में? ये क्या होता है? ये लाइबिलिटी होती है, ठीक है, ये एक लाइबिलिटी होती है कि कितना पैसा वापस करना है, ठीक है। आपने पैसे दिए, कंपनी आपको शेयर देगी और उस शेयर पे कंपनी 10 रुपीज लिख के दे रही है। इसका क्या मतलब हुआ? कि कंपनी अब आपको कितना पैसा वापस करने के लिए लायबल है? 10 रुपए ही लायबल है। ये कंपनी की लाइबिलिटी बताती है टुवर्ड्स द शेयर होल्डर। जो भी शेयर होल्ड कर रहा है, जो शेयर होल्डर है, उसको कंपनी कितना पैसा लौटाएगी, वो होती है फेस वैल्यू, जो उस पर प्रिंटेड होती है। आए कुछ समझ में? तो 10 रुपए का अगर शेयर है, मतलब कंपनी
जब कंपनी बंद करेगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी, इंसॉल्वेंट होगी या जो भी है, जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी, बंद हो जाएगी, एसेट बेचे जाएंगे, तो तब आप शेयर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाओगे। तो आप कितना लौटाओगे? तो वो होती है फेस वैल्यू जो उस पर लिखी होती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो बढ़ते हैं आगे। तो 5 लाख शेयर्स हैं और एक एक शेयर 10 रुपए का है, मतलब कंपनी एक एक शेयर पे 10-10 रुपए लौटाने के लिए लाइबल है। ठीक है, एंड मिस्टर नवीन इज इन पोजेशन ऑफ 6000 शेयर्स। ठीक है, मिस्टर नवीन एक इंडिविजुअल है जो 6000 शेयर्स होल्ड करते हैं, 10 रुपीज ईच। ठीक है, तो मतलब उसका कितना शेयर हो गया? 60,000। ठीक है, तो ये जो 50 लाख का कैपिटल है, इसमें से 60,000 का जो कैपिटल है वो नवीन के पास है। ठीक है, इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है। लेट्स प्रोसीड। अब कुछ थोड़ा लॉ दिया है, फटाफट पढ़ लेते हैं। मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल: अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब जो नेचुरल पर्सन नहीं है, जो ऑन पेपर है। ऑन पेपर उसको एक अलग पर्सन माना जाता है, जो ट्रांजैक्शन कर सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है, जो एसेट खरीद सकता है, लाइबिलिटी इनकर कर सकता है। ठीक है, जब आप सारे काम काज जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, वैसा राइट आप किसी और को अगर देना चाहते हो, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल। ठीक है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल पर्सन है नहीं, पर्सनल कोई ऐसा पैसा उसके पास होता ही नहीं है, वो तो ऑन पेपर होती है ना, एक्चुअल पर्सन होती नहीं है, तो वो अपना पैसा खुद नहीं लगा सकती। ठीक है, विच हैज नेसेसरीली टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल पर्सन, तो उसको पैसा कलेक्ट करना पड़ता है बाहर वाले लोगों से। These persons are known as shareholders and the amount contributed by them is called as share capital। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं, कंपनी में लगाते हैं, जिसके अगेंस्ट उनको शेयर्स मिलते हैं, उसको कहते हैं शेयर कैपिटल। कैपिटल रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। ठीक है, सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज वेरी लार्ज, अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट कैन नॉट बी ऑपरेटेड या ओपनड फॉर ईच वन ऑफ देम। ठीक है, 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, तो क्या 10,000 अकाउंट्स बनाओगे, लेजर्स बनाओगे? पॉसिबल ही नहीं। तो उनका एक कंबाइंड शेयर कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है, और जो शेयर होल्डर्स हैं उनका रजिस्टर अलग से मेंटेन होता है। ऐसा नहीं है कि मैं इंसानों का नाम ही नोट नहीं करूंगा, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे शेयर होल्डर कौन है, ऐसा नहीं होगा। आपकी लिस्ट पूरी बनी हुई रहेगी, बस अकाउंटिंग में आप एक 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 लेजर नहीं ओपन करोगे, पर हर वक्त आपको पता होता है कि आपके कौन शेयर होल्डर्स हैं, कितने शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, क्या उसकी फेस वैल्यू है, कब खरीदा, सब आपको पता होता है। ठीक है, हेंस innumerable streams of capital contributions merge their identities into common capital account which is known as share capital account। तो ये अकाउंटिंग की बात हो रही है कि अकाउंटिंग में हम एक 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 अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में ऐसा होता है। पार्टनर्स में क्या होता है कि भाई 5-10 पार्टनर से ज्यादा होते नहीं है, तो उनका एक 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 अलग अकाउंट बनाया जाता है। पार्टनरशिप में हर पार्टनर का अलग अकाउंट बनता है, पर वो जो चलन है वो कंपनी में आप नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के 2-4-5-10 पार्टनर यानी शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि सब छोटा छोटा अमाउंट पैसा लगाते हैं और बहुत ज्यादा शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो वर्चुअली कोई लिमिट नहीं है कि कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग में एक 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 अकाउंट नहीं बनाया जाता। ठीक है, एक कॉमन कंबाइंड अकाउंट बनाया जाता है विच इज नोन एज शेयर कैपिटल अकाउंट। A company raises its capital by issuing its shares। ठीक है, issue of shares to finance and carry out the business। ठीक है, जैसे हर बिजनेस को पैसा लगता है ताकि वो फिक्स्ड एसेट्स खरीद सके, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ठीक है, बिजनेस तो वही है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस। ठीक है, काम तो वही है ना, बस आप कंपनी के नाम पे कर रहे हो, कंपनी बना के कर रहे हो, काम वही है, तो उसके लिए पैसा तो लगेगा ही। ठीक है, बिल्डिंग खरीदना है, प्लांट एंड फर्नीचर, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, व्हीकल्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स, ये सब के लिए पैसा लगता है। फिर जो आपका डे टू डे बिजनेस है, जो स्टॉक है, स्टॉक भी तो लेना पड़ेगा ना, परचेस करना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा लगता है। बैंक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, तो हर जगह आपका पैसा लगता है, तो पैसा कहीं से पहले लाना पड़ता है, तो उसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स। जब आप ओनर से पैसा लेते हो बिजनेस चलाने के लिए, तो उसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स। बेसिकली आप कैपिटल रेस कर रहे हो, कैपिटल का पैसा रेस कर रहे हो, कंपनी बिजनेस चलाने के लिए पैसा ले रही है। ठीक है, तो वैसा है। अब कंपनी में आपको पता ही है कंपनी बनती कैसी है। कंपनी में दो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं
जो उसका एग्जिस्टेंस बताते हैं। एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये तो आपने ईटी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो एमओए एओए, तो एमओए क्या है? मेमोरेंडम, जो बेसिक कंपनी की जानकारी उसमें लिखी होती है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का टाइप क्या है, उसमें कितना कैपिटल लगा हुआ है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनी है, फिर उसकी लाइबिलिटी कितनी है, फिर उसका डोमिसाइल क्या है, कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है, एड्रेस वगैरह क्या है। तो ये सारी जानकारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है, जो बेसिक जानकारी होती है। और फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप कंपनी कैसे चलाओगे, डे टू डे जो आप चलाओगे, उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी कंटेन्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कंपनीज में एक स्पेशल फीचर्स होता है कि एक मैक्सिमम लिमिट लगाई जाती है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी समय पे आप मैक्सिमम पैसा कितना रेज कर सकते हो अगेंस्ट शेयर्स। शेयर्स के अगेंस्ट आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना पैसा रेज कर सकते हो, उसकी एक लिमिट लगाई जाती है और वो लिमिट मेमोरेंडम में लिखी जाती है। कैपिटल क्लॉज करके होता है मेमोरेंडम में, एक कैपिटल क्लॉज होता है और उसमें मैक्सिमम कैपिटल जो आप रेज कर सकते हो वो लिखा रहता है और उस कैपिटल को कहते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। आगे आने वाला है और उसमें सब दिया रहता है, कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, एक शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है, सब उसमें लिखी रहती है, ठीक है। तो वही सब दिया हुआ है। कंटेन्स अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ विच द कंपनी डिसाइड्स टू रजिस्टर, मतलब कंपनी रजिस्टर होती है, आर्टिफिशियल पर्सन है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। एंड द नंबर ऑफ शेयर्स इनटू विच इट इज डिवाइडेड, ठीक है। टोटल मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा, उसकी वैल्यू, फिर उसका जो डिवीजन है कि कितने शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे और एक की फेस वैल्यू कितनी होगी, वो डिवीजन भी दिया रहता है। When the total capital of company is divided into shares, it is called as share capital, ठीक है। तो शेयर्स में अगर आपका कैपिटल डिवाइडेड है तो आप उसको शेयर कैपिटल कहोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये टाइप सब मैं बाद में बताता हूं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स, ठीक है। शेयर के टाइप्स क्या हैं? तो दो बेसिक टाइप्स हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर्स आर इशूड, शेयर्स इशूड बाय द कंपनी आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर 1, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी से पहले प्रेफरेंस पढ़ो, ठीक है। प्रेफरेंस एज द नेम सजेस्ट्स विथ रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है। कंपनी भी टाइप्स होते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था चैप्टर 1 में, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। ये सब कंपनी लॉ में आप पढ़ोगे। तो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उन्हीं में शेयर्स होते हैं। जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, ठीक है। तो जो भी शेयर कैपिटल वाली कंपनी है उसी में ये शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो विथ रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स रेफर टू दैट शेयर कैपिटल ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, जो हम पढ़ेंगे अब सब आएगा, which would carry a preferential right with regard to payment of dividend, पहला राइट, एंड विद रिगार्ड टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो अगर कोई भी शेयर में आपने दो प्रेफरेंसेस दिए हैं कि डिविडेंड हम आपको पहले देंगे, जब भी रीपे करेंगे कैपिटल पहले आपको देंगे, ये दोनों प्रेफरेंसेस अगर आपने कोई शेयर को दिए हैं तो उसको कहा जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? बीच में एंड है, ठीक है, बीच में एंड है, मतलब दोनों के दोनों प्रेफरेंसेस आपको देने हैं तो ही वो प्रेफरेंस शेयर्स माने जाएंगे। फिर आते हैं इक्विटी शेयर पे। इक्विटी शेयर कैपिटल विथ रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऑल द शेयर कैपिटल दैट डज नॉट कम अंडर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, जिस पे भी आपने कोई प्रेफरेंस ही नहीं दिया है, वो इक्विटी में बाय डिफॉल्ट कैटेगराइज किया जाएगा। मतलब ये एक बैलेंसिंग कैटेगरी की तरह डिफाइन किया गया है। तो जो भी प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है, ठीक है। अब इक्विटी में भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1, विथ वोटिंग राइट्स, मतलब जिनको नॉर्मल वोटिंग राइट्स होती है। नॉर्मल वोटिंग राइट क्या होता है? 1 शेयर 1 वोट, वो भी मीटिंग वाइज होता है, ठीक है, वो सब में मैं नहीं जाऊंगा। तो नॉर्मल वोटिंग राइट्स जो सबको नॉर्मल, सबको जो सिमिलर वोटिंग राइट्स होते हैं वो होता है विथ वोटिंग राइट्स, मतलब सबको एक समान राइट्स हैं। मतलब 1 शेयर 1 वोट, एग्जाम्पल 1 शेयर 1 वोट, फिर जितने शेयर्स होंगे उतने वोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सबको सेम होते हैं, किसी के पास भी 1 शेयर है तो उसको 1 वोट ही मिलेगा। तो ये होता है विथ वोटिंग राइट्स, मतलब सबको सिमिलर वोटिंग पावर दिया गया है। फिर आप अलग अलग भी दे सकते हो कि ये शेयर होल्डर है तो उसको ज्यादा वोटिंग राइट्स,
ये वाला है तो इसको कम वोटिंग राइट्स। आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, तो उसको कहते हैं विथ डिफरेंशियल राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड। अलग अलग डिविडेंड भी दे सकते हो लोगों को, अलग अलग वोटिंग पावर भी दे सकते हो, या और भी कोई राइट होगा। शेयर होल्डर्स के बहुत सारे राइट्स होते हैं जो आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो, मीटिंग अटेंड करना, मीटिंग की नोटिस मिलना, एनुअल रिपोर्ट मिलना, बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो और भी कोई राइट आपको अलग अलग देना है तो आप दे सकते हो, ठीक है। पहले ये अलाउड नहीं रहता था, ठीक है, बहुत पहले जब कंपनीज एक्ट, तो 1956 पुराना एक्ट था, आपको पता होगा। फिर 2013 एक्ट आया, तो कंपनीज एक्ट तो बहुत पुराना है, ठीक है। तो पहले क्या होता था ना, अलग अलग राइट्स नहीं दिए जा सकते थे, पर 2013 जब से एक्ट आया है, उन्होंने अलाउ किया है कि आप अलग अलग राइट्स दे सकते हो, ठीक है। अलग अलग डिविडेंड के राइट्स दे सकते हो, अलग अलग वोटिंग राइट्स दे सकते हो, और भी कोई राइट होगा वो भी अलग अलग दे सकते हो, ठीक है, और एनी अदर सच राइट्स। तो अगर आपने अलग अलग राइट्स दिए हैं तो वो शेयर कैपिटल कौन सा हो जाएगा, डिफरेंशियल राइट्स वाला। और अगर आपने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है, सबको एक समान डिविडेंड राइट्स, सबको एक समान वोटिंग राइट्स, सबको सारे राइट्स एक समान दिए हैं, तो वो नॉर्मल होगा, इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स, नॉर्मल वोटिंग राइट्स। क्लियर है? तो ऐसे दो कैटेगरीज होते हैं इसके अंदर, इक्विटी के अंदर भी दो कैटेगरीज होते हैं, नॉर्मल वोटिंग राइट्स एंड डिफरेंशियल राइट्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, shares which do not enjoy any preferential right in payment of dividend or in payment of capital is called as equity share। उसी का अदर नेम है ऑर्डिनरी, क्योंकि कोई प्रेफरेंस ही नहीं है, कोई भाव नहीं देता, तो ये ऑर्डिनरी हो गया। ऑर्डिनरी शेयर्स भी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कोई प्रेफरेंस नहीं है। द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो भी आप कमाते हो, सारे टैक्सेस भर के, खर्चे भर के, जो भी ओनर्स के लिए पैसा बचता है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, ठीक है, आफ्टर सेटिस्फाइंग द डिविडेंड राइट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। जो इक्विटी के लिए बचता है, जो भी पहले ओनर्स के लिए बचेगा, बाहर वालों को पहले आप सारा पैसा दे दो, टैक्सेस भर दो, फिर जो बचता है वो ओनर के लिए होता है। अब ओनर दो हैं, उसमें हम पहले किसको देंगे, प्रेफरेंस वालों को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड देने के बाद जो बचता है वो पूरा का पूरा इक्विटी वालों को मिलता है, ठीक है। बचा हुआ जो भी प्रॉफिट है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड देने के बाद भी बच जाता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, ठीक है। उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, जो इक्विटी के लिए बचते हैं, ठीक है। क्लियर है? और फिर आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे कि अब जो बचता है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा दे देंगे, उसमें से भी कितना बांटना है, जिसको आप क्या कहोगे, डिविडेंड, ठीक है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होता है, ये पूरा भी बांट सकते हैं, इसका पार्ट, थोड़ा सा पार्ट भी बांट सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का जो पार्ट आप एक्चुअली इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हो कैश फॉर्म में, उसको कहते हैं डिविडेंड। और ये कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रिकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि कितना डिविडेंड देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो कितना देना चाहिए। ये जो डिसीजन है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोचते हैं और फिर वो ओनर्स को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। फिर शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं। ये सब कंपनी लॉ का प्रोसीजर है। क्लियर है? अब एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि अगर कंपनी ने कोई ऐसा शेयर इशू कर दिया जिसमें उन्होंने दोनों राइट्स नहीं दिए, दोनों प्रेफरेंसेस नहीं दिए। दो प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, डिविडेंड का और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का। दोनों प्रेफरेंसेस हैं तो ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो होता है। अब अगर कोई कंपनी ने तिकड़मबाजी की, उन्होंने एक ही प्रेफरेंस दिया कि भाई डिविडेंड के मामले में आपको प्रेफरेंस मिलेगा लेकिन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में नहीं मिलेगा, तो टेक्निकली तो आप उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं कह सकते हो, क्योंकि फॉर बीइंग अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यू हैव टू हैव बोथ द राइट्स। दोनों प्रेफरेंसेस होंगे तो ही प्रेफरेंस शेयर्स कहलाया जाता है। तो अगर कोई कंपनी इसमें छेड़खानी करती है और एक ही प्रेफरेंस देती है, तो फिर उसको क्या बुलाओगे, न तो वो पूरा प्रेफरेंस हुआ, न तो वो पूरा इक्विटी हुआ, तो उसको क्या मानोगे, कोई थर्ड कैटेगरी है नहीं, कोई थर्ड कैटेगरी है ही नहीं, दो ही कैटेगरी है, दोनों में से कोई एक ही आपको मानना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला, डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कि हम उसको मान लेंगे कि वो प्रेफरेंस ही है। तो अगर आपने एक भी राइट दिया है या दोनों राइट दिए, उनको हम प्रेफरेंस ही मानेंगे। कोई भी प्रेफरेंस दिया है, वन और बोथ, दो ही प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। अगर आपने कोई एक ही दिया है, दोनों में से कोई भी एक दिया है, या दोनों प्रेफरेंसेस दिए हैं, तो उनको हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही मानेंगे। और अगर दोनों प्रेफरेंसेस नहीं है, कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, तो ही वो इक्विटी में जाएगा, ठीक है।
तो ध्यान देना, अभी इसकी लैंग्वेज थोड़ी आपको परेशान कर सकती है। मतलब बहुत सिंपल है कि कोई एक प्रेफरेंस दिया तो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माना जाएगा, दोनों प्रेफरेंसेस दिए हैं, डिविडेंड में भी दिया है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में भी दिया है, तो भी वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन है। डीम्ड, ठीक है, डीम्ड का मतलब क्या है, हम मान लेंगे। ठीक है, हम मान लेंगे कि एक राइट भी दिया है, एक प्रेफरेंस भी दिया है, तो भी वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही है, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, ये कोई थर्ड कैटेगरी नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन है। टाइप्स दो ही होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस। द शेयर कैपिटल इज डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नॉट विथ स्टैंडिंग। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक राइट दिया है, दो राइट दिया है, अगर आपने प्रेफरेंस दिया है, कोई भी प्रायोरिटी दी है, तो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही माना जाएगा, डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों ही देना जरूरी है, दोनों प्रेफरेंसेस दोगे तो ही प्रेफरेंस शेयर्स होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट इट इज एंटाइटल्ड टू ईदर और बोथ। ईदर और बोथ का मतलब क्या होता है कि या तो आपने एक ही, ईदर मतलब वन, कोई एक भी आपने प्रेफरेंस दिया है, ईदर और बोथ। बोथ तो वाला है ही, उसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ना। कंफ्यूजन कब होगा, जब एक ही राइट दिया है, एक ही प्रेफरेंस दिया है, सिर्फ डिविडेंड का प्रेफरेंस दिया है या सिर्फ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का प्रेफरेंस दिया है, दोनों में से सिर्फ एक ही प्रेफरेंस दिया तो भी उसको हम मानेंगे कि वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही है। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट इट इज एंटाइटल टू ईदर और बोथ। ईदर मतलब दोनों में से कोई एक, एनी वन और बोथ। ईदर का मतलब क्या है भाई, एनी वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, दो राइट्स वही हैं, रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड एंड इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर है, वही बातें लिखी हैं। दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, इन एडिशन टू द प्रेफरेंशियल राइट्स टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इट हैज द राइट टू पार्टिसिपेट वेदर फुल्ली और टू अ लिमिटेड एक्सटेंट द कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड टू प्रेफरेंशियल राइट अफॉरसेड। मतलब सिर्फ डिविडेंड का राइट है और प्रेफरेंस जो रीपेमेंट वाला जो है वो आपने पार्टली दिया है या फुल्ली दिया है, जो भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड का आपने प्रेफरेंस दिया है तो वो ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्लासिफाई हो जाएगा। अब रीपेमेंट में दिया हो, नहीं दिया हो, पार्टली हो, फुल्ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर है इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल इन एडिशन टू द प्रेफरेंशियल राइट टू द रीपेमेंट। ठीक है, इन एडिशन टू, ठीक है, कि आपने रीपेमेंट का तो प्रेफरेंस दे दिया है, अब इसके एडिशन में डिविडेंड का भी राइट दिया है, नहीं दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन केस ऑफ फाइंडिंग अप इट हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट वेदर fully or to a limited extent with capital not entitled to that preference rights in any surplus which may remain after the entire share capital to be repaid। अब ये लाइन काय के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ये हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, ये इसके बारे में है। ठीक है, तो ये अब यहां समझेगा आपको, जब मैं ये पढ़ाऊंगा उसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, कि जब भी सरप्लस होगा। अब ये सरप्लस का क्या मतलब है, ये आपको ये टेबल के बाद समझेगा। ठीक है, सब कनेक्टेड है एक्चुअली, तो एक एक करके मैं बताता हूं। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये मैं पहले हाईलाइट कर लेता हूं। ठीक है, ये जो है ना, इन एडिशन टू दिस, इन एडिशन टू दिस, ये लाइन मैं आपको बाद में फिर से समझाता हूं। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टेड है, अभी नहीं समझेगी। तो आप अभी इतना समझ लो कि आपने डिविडेंड का राइट दिया है सिर्फ, तो भी वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा। सिर्फ आपने कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का प्रेफरेंस दिया तो भी आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे की लाइन में बाद में बताता हूं। ठीक है, मतलब टाइप्स दो ही हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस। आगे बढ़ते हैं, अब डिफरेंशिएट करते हैं इक्विटी वर्सेस प्रेफरेंस। ठीक है, तो सबसे बड़े जो दो डिफरेंसेस हैं वो तो वही हैं, रिफंड ऑफ कैपिटल, राइट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, कि प्रेफरेंस वालों को पहले डिविडेंड मिलता है और पहले रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मिलता है। ठीक है, तो ऑन वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होती है उसको कहते हैं वाइंडिंग अप। ऑन वाइंडिंग अप द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड बिफोर, इसी को कहते हैं प्रेफरेंस, प्रायोरिटी, बिफोर द इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंस टू गेट रिफंड ऑफ द कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, जब पैसे लौटाने की बारी आएगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस किया जाएगा और उसके बाद इक्विटी वालों को दिया जाएगा। ऑन वाइंडिंग अप इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव्स रेसिडुअल अमाउंट, मतलब जो बचेगा वो मिलेगा, बचा तो मिलेगा
नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। रेसिडियल जो भी बचेगा प्रेफरेंस होल्डर्स को देने के बाद वो ही इक्विटी को मिलता है। फिर है डिविडेंड। डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, और यहां पे सेम आफ्टर। ठीक है, ये तो सीक्वेंस है, दोनों प्रायोरिटी वाले पॉइंट्स हैं, प्रेफरेंस वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं जो एक्स्ट्रा डिफरेंसेस हैं। एक है रेट ऑफ डिविडेंड। रेट मतलब परसेंटेज, कितना, क्वांटिटी, अमाउंट, कि कितना डिविडेंड देंगे। तो प्रेफरेंस में एक फिक्स्ड रेट होता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स में एक फिक्स्ड रेट होता है जो इशू करते वक्त बता दिया जाता है कि हम इतना डिविडेंड देंगे, हमारा प्रॉफिट कितना भी हो डिविडेंड इतना ही मिलेगा। तो अगर ज्यादा प्रॉफिट हो तो भी उतना ही मिलेगा। एग्जाम्पल 10% अगर आपका डिविडेंड है, 10% का कैपिटल का, प्रॉफिट का नहीं, प्रॉफिट का नहीं, कैपिटल का, जितनी आपने लागत लगाई है। जैसे मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं, मैंने 50,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, तो ये जो मेरी कैपिटल है 50,000 की, इसका 10% आपको मिलेगा। 50,000 का 10% 5,000। तो अब कंपनी कितना भी कमा ले, कम ज्यादा बहुत ज्यादा, आपको 5,000 का ही डिविडेंड फिक्स मिलेगा। तो जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, कंपनी कितना भी कमाए। ठीक है, तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड एज प्रेस्क्राइब्ड ऑन द फेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स पे लिखा होता है। एग्जाम्पल इशू ऑफ 12%, इन दैट केस द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वुड हैव 12% रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, 12% का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। ठीक है, प्रॉफिट्स का नहीं, कैपिटल का, जो भी कैपिटल का अमाउंट होगा उसका 12% डिविडेंड आपको मिलेगा। ठीक है, अब इक्विटी में ऐसा नहीं होता। इक्विटी में कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता, कमाई के ऊपर होता है। कम कमाई है तो कम मिलेगा, कमाई नहीं है तो नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा कमाई है तो फिर बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मतलब वो कमाई के हिसाब से फ्लक्चुएट होता है। और मैंने आपको बता दिया था पहले भी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड बांटना चाहिए, तो वो फ्लक्चुएट होता है, फिक्स नहीं होता, प्रॉफिट देख के बांटा जाता है। ठीक है, नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इट इज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी ईयर एंड इट वेरीज पीरियोडिकली, मतलब वो अलग अलग हो सकता है, हर साल फिक्स नहीं रहता। ठीक है, इट वेरीज यानी फ्लक्चुएट होता है पीरियोडिकली। क्लियर है? फिर आते हैं राइट टू वोट। ठीक है, कि जो भी ओनर्स को डिसीजन लेने होते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स को डिसीजन लेने होते हैं, उन मीटिंग्स में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही वोटिंग पावर मिलता है। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग अटेंड तो कर सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते, डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ वो दर्शक की तरह उसको अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान देना, equity shareholders have the right to vote in the meeting of shareholders and they elect the directors for managing the company। ठीक है, ये जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, ये कौन रखेगा? ये ओनर्स ही रखते हैं। ओनर्स ही सिलेक्ट करते हैं कि कौन डायरेक्टर बनेगा, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गद्दी लेगा। ठीक है, तो वो है, तो ये शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं। और कौन से शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि उन्हीं के पास वोटिंग पावर होता है, डिसाइड करने का पावर इक्विटी वालों के पास होता है। तो सारे डिसीजंस जो होते हैं वो इक्विटी वाले लेते हैं, क्योंकि उन्हीं को वोटिंग पावर होता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो भी डिसीजंस शेयर होल्डर्स लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, बड़े डिसीजंस लेना, इनमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नॉर्मली वोट नहीं मिलता। अब अगर इत्तेफाकन कोई ऐसा टॉपिक है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड है, जैसे आपको प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड का रेट है वो चेंज करना है, कम करना है, बढ़ाना है, जो भी है, उनके राइट्स को चेंज करना है, तब तो उनको वोटिंग पावर देना ही पड़ेगा ना। तो जब उनसे रिलेटेड कोई मीटिंग हो रही है, ऐसा एजेंडा है, ऐसा टॉपिक है, ऐसा डिसीजन आप लेना चाहते हो जिनमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर डायरेक्टली इंपैक्ट हो जाएंगे, उनके बारे में डिसीजन लेना है, तो उनको भी वोटिंग पावर देना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स खुद इन्वॉल्व हैं, उनके राइट्स को अफेक्ट होगा, ऐसे मीटिंग्स में उनको भी पार्टिसिपेट करने का राइट दिया गया है। और डिफॉल्ट और भी केसेस आते हैं, ठीक है, एक्सेप्शनल कुछ केसेस आते हैं जब उनको वोटिंग पावर दिया जाता है। ठीक है, बट इन जनरल कोई वोटिंग पावर नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन यहां पे आता है, जो आप कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे, कब कब
क्या क्या एक्सेप्शंस के केस में दिया जाता है, ठीक है। डिफॉल्ट भी एक आता है कि लगातार आपने 2 साल उनका डिविडेंड ही नहीं दिया, डिफॉल्ट कर दिया, फिर उनके बाद जो भी मीटिंग होती है ना उनको वोटिंग पावर मिल जाता है, तो वो भी एक्सेप्शनल सिचुएशन है, डिफॉल्ट के केस में होता है, ठीक है। तो वो सब आप कंपनी लॉ में अलग अलग जो एक्सेप्शंस हैं, सिचुएशंस हैं, जब उनको वोटिंग पावर मिलता है वो सब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय द राइट टू वोट, ठीक है। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता ही नहीं है, बट दे मे हैव द राइट टू वोट बट ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। कंपनीज एक्ट में आप पढ़ोगे। और लास्ट आते हैं रिडम्पशन, कि पैसा कब लौटाना है, मतलब कब, फिक्स टाइम के बाद लौटाना कंपलसरी है कि जब कंपनी बंद होगी तब लौटाना है, इसमें भी डिफरेंस है, ठीक है। कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये हमेशा रेडीमेबल होते हैं, रेडीमेबल होते हैं मतलब फिक्स्ड टाइम के बाद वापस करने पड़ते हैं, कंपनी बंद होने का इंतजार नहीं होता। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स 10 इयर्स के इशू किए थे तो 10 इयर्स के बाद पैसा वापस करना पड़ेगा, 15 इयर्स के इशू किए थे तो 15 इयर्स के बाद वापस करना पड़ेगा। उनका एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है, जैसे लोन का होता है, लोन भी लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स भी एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के होते हैं और उसके बाद उनका पैसा वापस करना ही पड़ता है। उसी को कहते हैं रेडीमेबल, कि वो रेडीमेबल है, कि उनको पैसा वापस करना ही पड़ता है, कंपनी बंद होने तक इंतजार नहीं कर सकते। और फिर इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो एक्चुअल ओनर्स होते हैं, रियल ओनर्स होते हैं, जिनके पास वोटिंग राइट होता है, इनका पैसा कंपनी बंद होते वक्त ही वापस मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता, ठीक है। इक्विटी शेयर्स आर नॉट रेडीमेबल, मतलब जब तक कंपनी जिंदा है तब तक वो वापस करने की जरूरत नहीं है, जब कंपनी बंद हो रही है तब आपको लौटाना है, ठीक है। हाउएवर अ कंपनी में बायबैक, ठीक है, लेकिन कंपनी को एक पावर दिया गया है कि कंपनी बंद होने के पहले ही अगर आप अपने शेयर होल्डर से वो शेयर वापस लेना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर से वापस खरीद सकती है, ये राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। कंपनी के पास अगर पैसा है, कंपनी अगर वो पैसा लौटाना चाहती है तो कंपनी कर सकती है, ठीक है। शेयर होल्डर के पास भी राइट होता है, वो चाहे तो बेच सकता है, उसको नहीं बेचना है तो नहीं बेच सकता, ठीक है। दोनों को राइट दिया गया कि भाई तू चाहे तो वापस खरीद सकता है और शेयर होल्डर भी चाहे तो तेरे को वापस बेच सकता है, अपनी इच्छा से आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो लिखा है मे, हाउएवर कंपनी मे बाय बैक इट्स इक्विटी शेयरहोल्डर्स एज इक्विटी शेयर्स एज पर द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनीज एक्ट में पूरा सेक्शन है, पूरा प्रोसीजर है, कैसे कैसे आप बाय कर सकते हो, कितने में बाय कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आप बाय बैक कर सकते हो, ठीक है। सब प्रोसीजर, अप्रूवल्स, पावर्स सब दिए हुए हैं, ठीक है। क्लियर है। तो कितने डिफरेंसेस हैं बोलो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अपना थ्योरी पेपर है, कुछ भी शॉर्ट नोट ये कुछ भी आ सकता है, तो इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी प्रेफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स है बोलो, 2 तो ऑब्वियस पॉइंट है जो सबको याद आने ही चाहिए, ठीक है। रिफंड ऑफ कैपिटल या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी लिख सकते हो, राइट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। फिर है रेट ऑफ डिविडेंड, थर्ड है रेट ऑफ डिविडेंड, फोर्थ है वोटिंग पावर, राइट टू वोट, और फिफ्थ है रिडम्पशन, यानी रेडीमेबल है या इरेडीमेबल है वैसा। तो ऐसे 5 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन है, ठीक है। 5 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन है बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये पार्ट में इतना ही है, ठीक है। यहां से अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ूंगा और फिर हम प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स पढ़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स के और सब टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे, उनके फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर शेयर कैपिटल अकाउंट्स में कैसे दिखता है, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज होता है, वो हम डिस्क्लोजर पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर मैं ये आपको बताऊंगा ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, ये जो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल के भी टाइप्स होते हैं, तो वो शेयर कैपिटल कैसे, क्या अमाउंट्स होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। और वो क्यों होते हैं, ऐसे नाम क्यों दिए गए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और वहां से फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन पूरा हम पढ़ लेंगे। फिर इसमें एक टॉपिक आता है इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट्स। अब ये पूरा लॉ है, ये पार्ट जो है ना पूरा कंपनी लॉ के प्रोविजंस दिए हैं, ये हम चैप्टर के लास्ट में या बीच में बाद में पढ़ेंगे। अभी जो मेरा फ्लो चलेगा ना वो अकाउंट्स के हिसाब से चलेगा, जो मुझे आपको अकाउंट्स पढ़ाना है, जो जर्नल एंट्रीज पढ़ानी है, मैं जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचूंगा।
जो उससे रिलेटेड है, जो उसके रास्ते में आता है, वो सारा हम पढ़ लेंगे। जो उसके रास्ते में नहीं आता, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, जो अलग ही टॉपिक है, अलग ही कंसेप्ट है, अलग से भी पढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगा, वो सब मैं अभी फ्लो में पेंडिंग लिखते जाऊंगा, ऐसे हाईलाइट करते जाऊंगा, और फिर बाद में जब हमारा अकाउंटिंग वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो सारे टॉपिक्स में आखिरी में अच्छे से पढ़ा दूंगा। और ये सारे टॉपिक्स कंपनी लॉ में भी हैं। ये कंपनी लॉ ही है जो कंपनी अकाउंट्स में है, समझ रहे हो? तो वहां भी पढ़ोगे, यहां भी पढ़ोगे, कोई टेंशन नहीं है। ओवरलैपिंग है, डबल डबल है, इधर भी है उधर भी है, तो आप दोनों जगह पढ़ोगे, ठीक है? अकाउंट्स वाला भी पढ़ाएगा ही, वो नहीं छोड़ सकता कि वहां पढ़ लो, मैं ऐसा नहीं करता, तो मैं यहां भी पढ़ूंगा। फिर कंपनी लॉ वाला तो पढ़ाएगा ही, क्योंकि है ही लॉ, समझ रहे हो? दोनों जगह आपका अच्छा कवर हो जाएगा, ठीक है? तो हम कल यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे, फिर ये जो शेयर कैपिटल के टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे, फिर वो कैसे डिस्क्लोज होते हैं बैलेंस शीट में वो देखेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर्स, ये डिफरेंशियल राइट्स हैं, ये पूरा जो लॉ का पार्ट है अभी मैं पेंडिंग रखूंगा, और फिर हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? टर्म्स एंड वेज टू इशू शेयर्स, शेयर्स कैसे इशू होते हैं, कैसे, कितने में, प्रोसीजर, फिर उसकी पूरी जर्नल एंट्री, हम यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। जो भी मैं रोज आपको पढ़ा रहा हूं, बस 10 से 15 मिनट आपको खुद पढ़ना है, 10 से 15 मिनट पढ़ना है, ताकि आपको कल जो मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में आए, कनेक्शन होता है ना। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत रिवाइज करा दूं हर नेक्स्ट पार्ट में, 5 मिनट्स पिछला जो पढ़ा था ऊपर ऊपर से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। बट अगर आप मेरे साथ साथ 10 मिनट पढ़ रहे हो, तो मुझे रिवाइज कराने की वैसी जरूरत भी नहीं है, आप खुद ही घर पे 10 मिनट्स पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और यहां से कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। थैंक यू सो मच।